Okay, so student, today I'm beginning with the chapter biotechnology, chapter number 11. ठीक है, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की दो टेक्निक्स होती है, एक तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। टू टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन देम, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, मतलब हम जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके न्यू चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जीन जो होती है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच प्रोड्यूसेस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आरएनए भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट प्रोटीन भी हो सकता है, ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। ठीक है, और जो जीन होती है बेसिकली जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसमें 3 पार्ट्स थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन जो कि ट्रांसक्राइब होती है वो क्या है? बेसिकली इट इज़ आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और उसका मतलब क्या है? उसके अंदर बेस पेयर सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर मैं अगर म्यूटेशन कर दूं, कुछ चेंजेस कर दूं, तो वो जीन जो है डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था एक जीन का जो सीक्वेंस होता है डीएनए पर, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। और वो जीनोटाइप, वो जीन जब एक्सप्रेस होती है तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इज बेसिकली फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जो हमें दिखने को मिलता है। मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पे जीन के अंदर म्यूटेशन करी और उसकी वजह से एक फिजिकल चेंज मुझे उस ह्यूमन के अंदर दिखा। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपका जो PKU डिजीज़ होती है, PKU, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल कीटो न्यूरिया, वी हैव रेड इन चैप्टर नंबर 5। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि आपका फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। एंजाइम आपका एब्सेंट। ठीक है, एंजाइम जो है, इस एंजाइम को कोड करने वाली जो जीन होती है, ठीक है, ये एंजाइम है आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब जीन होती है दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन। तो इस फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक जीन होगी। उस जीन में अगर मैंने एक बेस पेयर भी चेंज कर दिया तो दैट विल बी कॉल्ड एज म्यूटेशन ऑफ द जीन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन कुछ और बनेगा, जबकि बनना चाहिए था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये नहीं बना तो क्या हुआ? फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो एल्बिनो बन जाता है। एल्बिनो या एल्बिनिज्म शो करता है, दैट मीन्स वाइट पैचेस ऑन द स्किन। सेकेंड, उसकी जो आइरिस होती है डिस्कलर्ड हो जाती है, ट्रांसपेरेंट आइरिस। ठीक है, थर्ड, फोटोफोबिया, सनलाइट में जाने से डरता है क्योंकि आइरिस प्रॉपर नहीं है। तो ये है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है? वी जेनेटिकली मॉडिफाई अ होस्ट। ठीक है, विच इन दिस केस द होस्ट इज ह्यूमन। हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं होस्ट को एंड वी ऑब्टेन अ चेंज्ड phenotype. This is called as genetic engineering, to change the genotype of the host to obtain a different phenotype. ठीक है, अब मैंने होस्ट को जब भी उसके अंदर मैंने जीन सीक्वेंस मैंने उसको चेंज किया तो अब वो होस्ट जो है वो खुद भी चेंज हो गया। ठीक है, उस होस्ट को चेंज होने को हम कहते हैं कि जो होस्ट है हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको हमें ग्रो कराना है। इसको समझने के लिए मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जो है, मुझे ई कोलाई जो है बैक्टीरिया है, मुझे ना वॉललेस बैक्टीरिया चाहिए, मतलब इसकी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट हो। सेल वॉल को एब्सेंट करने के लिए मुझे लाइजोजाइम एंजाइम चाहिए होगा। ठीक है, अगर मैं ई कोलाई के अंदर
लाइसोजाइम जीन को इनकॉर्पोरेट कर दूं तो वो क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मेरे पास जितने भी इकोलाई हैं दे आर ऑल वॉललेस, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम बना एंड उसकी सेल वॉल बन नहीं पाई, तो सारे इकोलाई जो है वॉललेस है। ऐसे मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी इकोलाई के अंदर, लेकिन मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ 100-200 इकोलाई जो हैं उन्हीं को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन मुझे ये इकोलाई कम से कम 1 ट्रिलियन सेल्स चाहिए। तो मतलब मुझे इसी इकोलाई को, जिसकी वॉल एब्सेंट है, मुझे इसी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा माइटोसिस से, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर करना, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, एक पेट्री डिश लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक कल्चर मीडियम लेते हैं, कल्चर मीडियम को हम कहते हैं एगार, ठीक है। इस एगार जो है ये आपकी बॉटल में आता है, ठीक है। इसको आपने हीट किया तो ये लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बन जाने के बाद इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, लैक्टोज, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड बाय ई कोलाई टू ग्रो, टू गेट कल्चर्ड, हम इस लिक्विड में डाल देंगे, राइट। नाउ दिस लिक्विड हम धीरे धीरे इसको पेट्री डिश में डालेंगे, धीरे धीरे पेट्री डिश में डालेंगे और इसको आधे घंटे का टाइम देंगे। आधे घंटे में ये जो लिक्विड है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सेमी सॉलिड बना देगा, ठीक है, जो स्लाइमी होता है, सेमी सॉलिड। अब हमारा जो है पेट्री डिश इज रेडी विद द मीडियम as well as with all the concerned nutrients। अब हमने जो वो ई कोलाई बनाए थे ना वॉललेस, ठीक है, हमने उसको इसके अंदर डाल दिया, जिससे कि अब ये रातों रात डिवाइड कर करके 1 ट्रिलियन कॉपीज बना देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेराइल इन्वायरमेंट। इस एगार के अंदर और इस पेट्री डिश के अंदर कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू नो, आपको पता नहीं चलता है कि भैया इसके अंदर पेट्री डिश में ये वाला बैक्टीरिया बैठा है या इसके अंदर ये फंगस बैठा है, वो सारे माइक्रोस्कोपिक है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी भी तरीके से हमें उनको वहाँ पे होने से रोकना है। अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया हुआ, वो ई कोलाई को वॉललेस है, दैट मीन्स इट इज़ वल्नरेबल, ये किसको कोई भी मार सकता है इजीली, तो मेरे ई कोलाई सारे मर जाएंगे और जो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी इतनी मुश्किल से, उसका मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ स्टेराइल इन्वायरमेंट। स्टेराइल इन्वायरमेंट इज वेयर देयर इज नो अदर माइक्रोब दैन द रिक्वायर्ड माइक्रोब। मतलब मेरा जो ई कोलाई के अलावा कोई अदर माइक्रोब नहीं है इस कल्चर प्लेट के अंदर, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी की 2 कोर टेक्निक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जिसमें हम जेनेटिकली हम डीएनए को म्यूटेट कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं, उसकी वजह से वी आर ऑब्टेनिंग अ डिफरेंट फिनोटाइप, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये वॉललेस ई कोलाई बना है, अब मुझे इस ई कोलाई के मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो मैं उसको कल्चर करूंगी। उस कल्चर करने से पहले आई हैव टू मेक श्योर कि वो जो हमारा कल्चर प्लेट है दैट इज स्टेराइल, दैट मीन्स इट इज डिवॉइड ऑफ एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैन हमारा वॉललेस ई कोलाई, ठीक है। तो 2 मेजर टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें ये आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, तो आप ई कोलाई का एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप स्टेराइल इन्वायरमेंट कैसे लाओगे। बेटा जब व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स ना, तो हम जब लैब में जाते थे और हम कल्चरिंग करते थे बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर ना एक यूवी लाइट लगाते थे। वो यूवी लाइट की ट्यूब लगाते थे, जैसे हमारी जो होती है नॉर्मली हमारे घर में जो ट्यूब होती है वही लगाते थे, लाइट की ट्यूब होती है। लेकिन वो जो यूवी लाइट की ट्यूब होती थी ना, वो उसमें से कुछ भी कलर हमें दिखता नहीं था, लेकिन वो ऑन होती थी। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर यू हैव रियलाइज कि वी हैव अ डिफरेंट स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट्स। पहले हमारा गामा रेज है, उसके बाद हमारा यूवी लाइट है, उसके बाद हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसके बाद हमारे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रेज आ जाएंगी। उसमें से सिर्फ विजिबल रीजन जो होता है विबग्योर, दैट इज़ ओनली द रीजन जिसमें हम कलर देख सकते हैं। तो अगर मैं एक यूवी लाइट
लगाऊं और उसका स्विच ऑन कर दूं, कुछ ना कुछ उसमें से लाइट एमिट हो रही है, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट यूवी लाइट बिकॉज मेरे रॉड्स जो हैं आइज के अंदर, जो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं रॉड्स, दे आर इनकैपेबल ऑफ सीइंग और एनालाइजिंग एनी लाइट अदर देन विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो उस लैब के अंदर ना सारी दीवारों पे ट्यूब्स लगी होती थी और एक पर्टिकुलर एक चेम्बर होता है जिसके अंदर हम, एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर हम अपनी कल्चर प्लेट रख देते हैं। ठीक है, एगार डाल के कल्चर प्लेट रखते हैं 3 दिन के लिए, और उस बिल्कुल छोटे से बॉक्स के ऊपर आपकी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वो ट्यूब्स कोई भी कलर शो नहीं करती, बस हम स्विच ऑन करके रखते हैं बिकॉज दैट इज एमिटिंग यूवी लाइट। और यूवी लाइट जो होता है, बिकॉज वो विजिबल स्पेक्ट्रम से पहले आ रहा है, दैट मीन्स विजिबल स्पेक्ट्रम ये रहा और यहाँ पे है आपका यूवी लाइट। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम की लैम्डा ज़्यादा है और यूवी लाइट की क्या है, लैम्डा कम है। लैम्डा कम है दैट मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो वो हाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। एंड यू नो दैट आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, यूवी लाइट की। ठीक है, ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा और इसी वजह से, हाई एनर्जी की वजह से ये माइक्रोब्स को मार देता है। सो अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में के अंदर कि हाउ विल यू बी एबल टू क्रिएट अ स्टेराइल इन्वायरमेंट बाय विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज, दैट इज द आंसर। सो बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, एक होस्ट को। ठीक है, और उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं, देन उस होस्ट को हम स्टेराइल कंडीशंस के अंदर उसको कल्चर कर रहे हैं, मतलब उसके क्लोन्स बना रहे हैं, उसको डिवाइड करा के उसका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाया है क्योंकि जब वाइवा होता है मैम सबसे पहले यही पूछती हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई का एग्जाम्पल आप ले लेना। एगार को भी याद रखना, एगार जो होता है कल्चर मीडियम होता है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए हम इसके अंदर न्यूट्रिशन डालते हैं, खाली एगार कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। नाउ उसके बाद क्वेश्चन मैम पूछती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट, दो इसकी कोर टेक्निक्स है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपके स्टेप्स, बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, एक है आपका कि मुझे ई कोलाई के अंदर मैंने बोला ना लाइसोजाइम की जीन डाली है, सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे टू आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज फॉरेन जीन। ठीक है, हो सकता है ये लाइसोजाइम मेरे वाले ई कोलाई में ना हो, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइसोजाइम एक प्रोटीन है, उसको बनाने वाली जीन प्रेजेंट हो। अब मुझे वो जीन जो है उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाल के हमारे ई कोलाई के अंदर डालनी है, जिससे इसकी वॉल्स बने ही ना। ठीक है, तो पहले तो मैं आइसोलेट करूँगी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो लाइसोजाइम की जो जीन है, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद मैं अपने होस्ट के अंदर ये जीन डालूंगी। जब मैं होस्ट के अंदर ये फॉरेन जीन डालूंगी तो होस्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इनटू ए होस्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने फॉरेन जीन ई कोलाई के अंदर डाली तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट। होस्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब थर्ड इसका प्रोसेस है कि अब जो मेरा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है उसको मैंने लार्ज स्केल पे कल्चर करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कल्चरिंग द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट ऑन ए लार्ज स्केल इन स्टेराइल कंडीशंस। ठीक है, समझ में आया। पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाला,
उसके बाद मेरा होस्ट कौन था, ई कोलाई, जिसको मैंने चेंज करना है जेनेटिकली, उस ई कोलाई के अंदर डाला। ये इसकी वजह से जो मेरा होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कहेंगे। उसके बाद इस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को कल्चर कराना लार्ज स्केल पे बट इन स्टेराइल कंडीशंस। ठीक है, तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द होस्ट, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट। ठीक है, और जो ये हम कल्चर कर रहे हैं इन स्टेराइल कंडीशंस, इट इज़ द सेकेंड कोर टेक्निक ऑफ genetic engineering and this is the second core technique of biotechnology। ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं टूल्स जो है, सबसे पहला तो होता है आपका कि आपने आइसोलेट करना है अपनी फॉरेन जीन को किसी अननोन XYZ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और उसको क्या करना है, उस जीन को इंट्रोड्यूस करना है हमारे होस्ट के अंदर, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, जिससे हम कुछ ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक क्या कहते हैं ना, एक हमें कार चाहिए फॉर एग्जांपल, कि जिसके अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठाया। अब वो जो कार है वो इस होस्ट के पास आई और इसके अंदर गेट के अंदर से चली गई, उसने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस होस्ट को दिया और अब वो जो कार है वो बाहर आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैंने आपको बताया था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन को DNA से निकालने के लिए यू हैव टू कट द जीन। उसको कट करने के लिए हम स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जिससे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसलिए बोला गया है बिकॉज ये एक पर्टिकुलर साइट पे ही कट मारेंगे। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ये कट मारते हैं उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन साइट पे इसको हमने कट करवा दिया, मतलब हमारी जो थी एक जीन मिल गई। पहले हमारा ये DNA था और इसके अंदर ये जीन थी, यहाँ पे आए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उसने जो है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर दिया। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को फॉरेन जीन बोलेंगे यहाँ पे, तो फॉरेन जीन को इन्होंने कट कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड हमारा टूल क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब सेकेंड थिंग, हमने जीन को किसके अंदर डालना है, होस्ट के अंदर, तो सेकेंड टूल हो गया हमारा होस्ट। ठीक है, थर्ड, हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में किस तरीके से डालेंगे, कार के थ्रू डालेंगे। ठीक है, तो जो व्हीकल होता है ना, कार इज़ अ व्हीकल, सो द व्हीकल विच कैरीज द फॉरेन जीन इनटू होस्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर। तो ये वेक्टर हमारा कार है बेसिकली। ठीक है, इस वेक्टर के अंदर बैठेगी ये फॉरेन जीन और ये वेक्टर होस्ट के अंदर जाएगा और डिलीवर करेगा फॉरेन जीन को। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो टूल है दैट इज वेक्टर। और उसके बाद हम उसकी जो है लास्ट जो टूल है हमारा, कि हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ के लिए हम मल्टीपल कॉपीज़ जब हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, तो हमें क्या मिलते हैं, आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर्स। ठीक है, सो अब एक टर्म नया यूज़ हो रहा है आपकी लाइफ में पहली बार, क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब ऑब्टेनिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ द होस्ट। ठीक है, अगर मैं ई कोलाई को कल्चर प्लेट में डाल दूं, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए, तो वो ई कोलाई जो है मल्टीपल कॉपीज़ में मिलेगा और सारे ई कोलाई जो डॉटर ई कोलाई हैं सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो इसको मतलब जो हमें 2-3 घंटे के बाद जितने भी 1000 ई कोलाई मिलेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज क्लोन्स। क्यों? बिकॉज दे आर genetically identical to each other, and to produce clones the technique is called as cloning. ठीक है, cloning is what, to produce genetically identical copies called as clones. okay, तो
क्लोनिंग जो है वो आपके दो तरीके से होती है। एक होती है इन वीवो, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एक क्लोनिंग होती है हमारी इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज इन द लेबोरेटरी, आर्टिफिशियली हम क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, इन विट्रो जब हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज, ठीक है, ऑफ द डीएनए, तो हम उस टेक्निक को कहते हैं पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, मैं अभी आपको सीधा ओवरव्यू दूंगी इसका, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे कि पीसीआर कैसे होता है। अभी मैं पीसीआर का पूरा प्रोसीजर नहीं बता सकती, वरना सब कुछ घौच पौच हो जाएगा। अभी बस याद रखो, हमने जो बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर टेक्निक्स हमने याद करी हैं आज। फर्स्ट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं होस्ट को एंड वी गेट अ डिफरेंट फिनोटाइप। फिर सेकेंड, मेंटेनिंग अ स्टेराइल इन्वायरमेंट टू कल्चर द होस्ट। ठीक है, स्टेराइल इन्वायरमेंट के लिए वी यूज़ यूवी लाइट। यूवी लाइट माइक्रोब्स को किल कर देगा सो दैट ओनली द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट गेट्स कल्चर्ड। ठीक है, कल्चरिंग कराना ई कोलाई को या बैक्टीरिया को ऑन अ कल्चर प्लेट मीन्स वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट E. coli and those multiple copies are genetically identical copies of each other. उस phenomena को हम कहते हैं cloning. ठीक है, to create genetically identical multiple copies of each other called as cloning. ठीक है, ये इन वीवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी होता है और इन विट्रो भी होता है। इन विट्रो जब ये होगा तो हम इसे कहेंगे पीसीआर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम समझते हैं हमारा जो सबसे पहला जो टूल था दैट वाज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये एक्चुअली सबसे पहली बात दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, और सबसे पहले किसने इसको आइसोलेट किया था या डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को? नाथन्स, द साइंटिस्ट वाज नाथन्स, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुए, तो ये बैक्टीरिया में कर क्या रहे थे? ये एंजाइम्स हैं, कटिंग एंजाइम्स हैं, और कट किसको करते हैं? डीएनए को कट करते हैं। और कहाँ पे कट करते हैं? एंड्स को छोड़ के किसी भी इनर साइड पे ये कट कर देते हैं। फ्रैगमेंट्स, अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालती हूँ इस डीएनए के अंदर, तो मुझे कम से कम हमारे डीएनए के अंदर डालें तो कम से कम 15,000 से 1500 से 3000 मुझे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। मतलब मैंने उस डीएनए को पूरी तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, अगर डीएनए को ही मैंने तोड़ दिया तो मेरी सारी जीन्स जो है म्यूटेट हो चुकी हैं। अब ये जो म्यूटेटेड जीन्स हैं क्या ये ट्रांसक्राइब होंगी? नहीं होंगी। और अगर ट्रांसक्राइब नहीं हुई तो कोई भी प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहे थे। बैक्टीरिया, आपको पता है, दे गेट इन्फेक्टेड। जैसे हम बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया खुद भी इन्फेक्ट होते हैं। किससे? फ्रॉम वायरसेस। जो वायरस, यू नो दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड इज वायरस। लिविंग बायोलॉजी के हिसाब से इट इज़ एट द वर्ज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आउटसाइड द होस्ट इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्टिकल, इनसाइड द होस्ट इट बिकम्स लिविंग पार्टिकल। ठीक है, अब वायरस जो होता है, जब कौन सा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? दैट इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। तो जितने भी फेजेस होते हैं ये आपको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। अब बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, इसके अंदर, वायरस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं आपके। एक होता है आपका प्रोटीन पार्ट, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैप्सिड, और एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। इट कुड बी डीएनए, इट कुड बी आरएनए। ठीक है, तो वायरस एक कैप्सिड है और उसके अंदर एक डीएनए फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है। जब ये किसी भी ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो ये सिर्फ अपना इन्फेक्शियस पार्ट
होस्ट के अंदर डालता है। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में से हमें पता है इन्फेक्शियस पार्ट वो होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब ये अपना डीएनए जो है इसने होस्ट के अंदर डाल दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज ये जो अंदर जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वायरस की होती है वो यही होती है कि इट हाईजैक्स द एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। उसके सारे एंजाइम्स और उसके जितने भी एंजाइम्स वो यूज़ कर रहा था अपनी जीन्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए, उसने वो सारे एंजाइम्स अपने पास हाईजैक कर लिए हैं। और अब जो आपका होस्ट है उसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब वो अपने लिए कुछ नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल अगर वो अपने लिए ATP सिंथेज एंजाइम बना रहा था विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंजाइम फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि 24/7 उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कम्प्लीटली होना चाहिए, बिकॉज हर वक्त हमें ATP चाहिए और ATP बनने के लिए एंजाइम कौन सा है, ATP सिंथेज। लेकिन अगर मैंने बोला आपको कि वायरस ने अपना DNA अंदर डाल दिया है तो अब जो होस्ट है वो ATP सिंथेज नहीं बना पाएगा, बिकॉज उसके सारे एंजाइम्स DNA को RNA में कन्वर्ट करने के लिए RNA पॉलीमरेज, ठीक है, फिर RNA से प्रोटीन बनाने के लिए यू नीड द मशीनरी mRNA और राइबोसोम्स एंड tRNA, तो कुछ भी नहीं उसके पास बचा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये अपने DNA को इसको जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ये उसको बनाता रहेगा, ढेर सारे अपना रेप्लिकेशन करेगा तो ढेर सारे आपके DNA बन गए, ठीक है। उसके बाद ये कैप्सिड बनाएगा तो बहुत सारे कैप्सिड बन गए, फिर उनको पैकेज करेगा तो अब इतने सारे वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस आर रेडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट कि होस्ट का फट जाएगा सब कुछ और ये सारे वायरसेस जो हैं ये आपके बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइसिस ऑफ द होस्ट बाय बैक्टीरियोफेजेस। सो मेरा ई कोलाई नहीं चाहता भाई, वो चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं, तो उसने ना अपने पास एक हथियार रख लिया है कि जैसे ही वायरस अपना DNA मेरे अंदर छोड़ेगा ना मैं उसके DNA को पीसेस में तोड़ दूंगा। और वो क्या था हथियार, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। जैसे ही एक बैक्टीरिया एक वायरस से इन्फेक्ट होता है बैक्टीरियोफेज से, तो जो बैक्टीरिया के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, वो उस वायरस के DNA को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे सो दैट अब ये वायरस जो है इनकैपेबल है टू यूटिलाइज द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट, और होस्ट अपने एंजाइम्स यूज़ करके ATP बनाता जा रहा है, ठीक है। इसने और इसकी वजह से एक और काम हुआ कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा उसका DNA। तो जो ये ई कोलाई है इसने एक ही DNA कॉपी जो अंदर आई उसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया और अब नए वायरस बन नहीं पाएंगे और उसका इन्फेक्शन हो नहीं पाएगा और वो ज़िंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगर होस्ट के अगर वायरस के DNA को कट करते हैं तो जो आपका बैक्टीरिया है उसके पास भी तो वही DNA प्रेजेंट है, ये अपने DNA को भी तो कट कर सकता है। जैसे आपके लाइसोजाइम्स होते हैं ना, लाइसोसोम्स, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जब उसको लगता है कि आपके सेल के अंदर DNA इतना ज़्यादा म्यूटेट कर चुका है तो वो लाइसोसोम जो होता है ना अपने सारे एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और सेल जो है अपना सुसाइड कर लेता है, ठीक है, वो अपने आप को ही मार लेता है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस सुसाइडल हो इस बैक्टीरिया के लिए। इसके लिए वो क्या करता है, बैक्टीरिया अपने DNA को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बाय मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। आपको मैंने बताया था कि RNA जो ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये DNA के अंदर एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, उस साइट को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अब वो साइट्स इसके अंदर भी हो सकती है, सपोजिटली ये वो साइट है, ये वो साइट है, ये वो साइट है, तो अपना ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन साइट्स को भी कट कर सकता है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा ये रही मेरी साइट, ये रही मेरी साइट, ये रही मेरी साइट, ठीक है। तो हमें अपने DNA को प्रोटेक्ट करना है
हमें कुछ ऐसा करना है कि वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो मेरी अपनी खुद की बैक्टीरिया की रेस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज ना कर सके, तो हम इन साइट्स पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। मिथाइल ग्रुप अटैच करने से बैक्टीरिया जो होता है उसको लगता है नहीं यार, ये तो मेरी साइट है ही नहीं, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, ये साइट ही डिफरेंट हो गई है। तो इस मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए is how bacteria protects itself from the restriction endonucleases। तो इस restriction endonucleases से वो incoming viral DNA को fragment करता है, protects from getting infected। Second, third, the bacteria protects its own DNA from restriction enzymes by causing methylation of the restriction site। ठीक है, ये आरएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, ये बैक्टीरिया में ऑब्टेन हुए थे। बैक्टीरिया इनको क्यों रखता है? टू फ्रैगमेंट द डीएनए और आरएनए ऑफ वायरसेस एंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय वायरसेस। ठीक है, और सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने, ये मैं सब नोट्स में लिख के दूंगी, आप बस समझ लो आज। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट नाथन्स। ठीक है, और थर्डली ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये बैक्टीरिया अपने डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस? बाय कॉजिंग मिथाइलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ये तीन क्वेश्चंस थे 1-1 मार्क के, मैंने आपको बता दिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं। सबसे पहली बात आपको नोट करना है कि दिस इज एंडोन्यूक्लियस, मतलब ये डीएनए के एंड्स को छोड़ के कहीं पे भी बीच में कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। अब ये मेरा डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर एक सीक्वेंस होती है जो ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर एक साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पे ये कट करता है। ठीक है, जैसे सपोजिटली मैं ई कोलाई का जो आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है मेरे पास, ईको R1, ठीक है, उसने डीएनए को देखा और उसने अचानक से पहचान लिया दिस इज़ माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट होगी आपकी जिस पे वो कट करेगा। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया GAATTC, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम पे आएगा GAATTC। दिस इज माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस ध्यान से देखना, दीज रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है which reads the same from both sides। अगर मैं इसको 5 प्राइम एंड से इसको रीड करूं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? GAATTC। अगर इसके 5 प्राइम से मैं रीड करूं तो अगेन GAATTC। ऐसे ही आपने देखा होगा सरस एक नेम होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से अगर आप देखोगे तो SARAS, अगर यहाँ से इसको देखोगे तो SARAS, मतलब इट इज़ रीडिंग द सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो ये सरस क्या हो गया? इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, दे ऑल आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर, मतलब दे रीड सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पे जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट मारता है। ठीक है, कट मारता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था मेरा GAATTC, फिर GAATTC। मैंने मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे कट मारा
और एक यहाँ पे कट मारा। अब मेरा डीएनए के दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा जी, ठीक है, और बाकी का ये वाला पोर्शन ये दूसरी साइड पे जाएगा जिसमें होगा सी टी टी ए ए, ठीक है। यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक जी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा सी टी टी ए ए, ओके। अब आप ध्यान से देखो, ये ना सीक्वेंस इस तरीके से बनी है जी, और ये कैसी बनी है ए टी टी सी, राइट। ऊपर वाली में यहाँ पे क्या आया है आपका ए टी टी सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है आपका जी। अब ये जब इसने कट किया, कौन से एंजाइम ने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, और मैं किस एंजाइम की बात कर रही हूँ, EcoR1, बस अभी बस इसका नाम याद रखो, EcoR1, ठीक है। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, हमेशा 5 प्राइम डालना है, 5 प्राइम GAATTC, इसको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1, ठीक है। और फिर इसको कट करके दिखाओ। अब मैंने इसको कट किया तो मेरे फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट्स आ गए डीएनए के, ठीक है। दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट्स में एक स्ट्रैंड पे आपके ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, और उन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं, ये वाला है ना, इसको हम कहते हैं ओवरहैंग। ओवरहैंग लटक रहे हैं क्योंकि जी और सी पे रुक जाना चाहिए था, जी और सी पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हैं दीज आर कॉल्ड एज ओवरहैंग्स। सेकेंडली इनको बोला जाता है स्टैगर्ड एंड्स, ठीक है। थर्डली दे आर कॉल्ड एज कोहेसिव एंड्स, ठीक है। कोहेसिव मतलब चिपचिपे, जो एकदम से पास में लाओगे तो ग्लू की तरह चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस पे है TTAA, ठीक है। अब जब मैं इसको इसके ऊपर लाऊंगी, AATTC, ठीक है, और ये क्या था AATTC, और यहाँ पे क्या आया था जी, ठीक है। यही थी मेरी चीज़, एक जी था, उसके बाद इसका ये वाला पार्ट था, फिर नीचे जी था और इसका ये वाला पार्ट था। अगर मैं इनको पास में ले आऊँ तो ये टी ए के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये टी ए के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ए टी के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये ए अगेन टी के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो ओवरहैंग्स हैं दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो दैट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर दे इमीडिएटली बाइंड टू ईच अदर, ठीक है। इसलिए इन्हें कहते हैं कोहेसिव एंड्स, जो ग्लूई एंड्स हैं। ग्लूई का मतलब क्या है, कंप्लीमेंटैरिटी है ना। जब भी आपके जो डीएनए होता है उसके 2 स्ट्रैंड्स कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इनको ज़रा सा पास में लाओगे तो ये फिर से बॉन्ड्स बना लेंगे। इसीलिए हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जब हेलिकेज इनको तोड़ता है, डीनेचर करता है इसको, तो इमीडिएटली हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े हैं उसने, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तो लगे हुए हैं, उसने बस उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े हैं। ये दोबारा से जुड़ सकते हैं और दोबारा से ना जुड़े, इसीलिए इन एंड्स पे कौन से प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि उनको दोबारा जुड़ने से रोकता है, बिकॉज दे कैन ईजिली फॉर्म बॉन्ड्स अगेन बिकॉज ऑफ कंप्लीमेंट्री नेचर। तो जो ये स्टैगर्ड एंड्स और ये जो ओवरहैंग्स हैं दीज आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं स्टैगर्ड एंड्स और कोहेसिव एंड्स, ठीक है। तो EcoR1 जो है ये कौन से एंड्स प्रोड्यूस करता है, ओवरहैंग्स, स्टैगर्ड एंड्स एंड कोहेसिव एंड्स। व्हाई आर दे कॉल्ड कोहेसिव एंड्स? बिकॉज दीज ओवरहैंग्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1? 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, ठीक है, 3 प्राइम, और यहाँ से दोबारा लिखोगे GAATTC,
TTC, ये आ जाएगा आपका 3 प्राइम। ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रैंड मत लिख के छोड़ देना, नंबर नहीं दूंगी, दोनों स्ट्रैंड्स लिखने हैं आपको। दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इको R1, और कट रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, इस G के आगे कट करता है। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, नाउ आपने पढ़ लिया कि जो पहला जो डिस्कवर किया था RE को, वो किया था नाथन्स ने। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, और कौन सा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले आइसोलेट हुआ था या डिस्कवर हुआ था, दैट वाज HindII। ठीक है, अभी हमने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा, हमने पढ़ा EcoR1, और लेकिन सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, HindII। नाउ कम्स द नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन अपने आप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नॉमेनक्लेचर आप कैसे करते हो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में सबसे पहला जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा कैपिटल में आता है। ठीक है, और वो होता है जीनस का। ठीक है, सेकंड जो 2 स्मॉल लेटर्स आते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफाई करते हैं स्पीशीज को। ठीक है, उसके बाद थर्ड, सेकंड और थर्ड, इसको हम ऐसे करेंगे, सेकंड एंड थर्ड, ये होगा फोर्थ पोजीशन पे जो लेटर होता है, मतलब फोर्थ लेटर जो होता है वो अगेन स्मॉल होता है, बट इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन। ठीक है, एंड फिफ्थ जो रोमन नंबर है वो बताता है पोजीशन एट विच इट वॉज आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड एंड डिस्कवर करने के बीच में फ़र्क होता है। मैंने डिस्कवर कर लिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और मुझे पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये वाला प्रोटीन है, और मैंने उस प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया। ठीक है, आइसोलेट जब तक नहीं होगा ऑर्गेनिज्म से, तब तक हम उसे कहेंगे डिस्कवरी है। कई बार ऐसा होता है कि HindII जैसे है, HindII देखा गया था सबसे पहले, लेकिन आइसोलेशन में किसने पहले, कौन सा पहले आइसोलेट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज HindI। ये सेकंड नंबर पे आइसोलेट हुआ था। डिस्कवर सबसे पहले हुआ था, लेकिन आइसोलेट मतलब प्रॉपर सारे प्रोटीन्स को अलग करके उसमें से अपना प्रोटीन को सेपरेट करना इज कॉल्ड एज, हमने पढ़ा था SDS पेज। प्रोटीन्स को आइसोलेट करने की जो टेक्निक होती है, पढ़ी थी ना हमने SDS पेज। तो आइसोलेट करना, डिस्कवर करना अलग बात है, आइसोलेट करना अलग बात है। ये HindII सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, बट आइसोलेट सबसे पहले HindI हुआ था। ओके, अब देखो ज़रा, ये है HindII की बात करते हैं। H क्या है, जीनस है। ठीक है, जीनस स्टैंड्स हीमोफिलस। ठीक है, उसका एक कैपिटल H आ गया। ये सेकेंड एंड थर्ड जो है लेटर्स, ये किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पीशीज को, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, तो इसका I और N आ गया। ठीक है, ये जो है आपका फोर्थ नंबर पे जो लेटर है, ये किसको बताता है, स्ट्रेन को। ये स्ट्रेन कौन सी है, RD, तो उसकी D यहाँ पे आ गया। और ये कौन से नंबर पे आइसोलेट हुआ था, that is described by the Roman number। ठीक है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया का नाम है। इसमें से सबसे पहले HindI आइसोलेट हुआ था, फिर HindII आइसोलेट हुआ था। ठीक है, और कौन सा स्ट्रेन था, RD स्ट्रेन। अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ, एक मिनट, वीडियो सही बन रही है, ओके, यस। उसके बाद जो आपका सबसे कॉमन जो है EcoR1, EcoR1 का नॉमेनक्लेचर कैसे हो गया, फर्स्ट लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, दैट इज SG
एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज को, कोलाई, CO। जो फोर्थ नंबर पे जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका स्ट्रेन को, इसकी स्ट्रेन है RY, हमने फर्स्ट ले लिया, वहाँ पे हमने सेकंड लिया था, ये अपनी मर्जी है साइंटिस्ट की। और जो ये रोमन नंबर होता है ये पता लगाता है कि उस बैक्टीरिया में से कौन से नंबर पे ये आइसोलेट हुआ था। ये पहला आइसोलेट हुआ था इको R1 से, ठीक है। इको R1 वॉज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि एस्चेरिचिया कोलाई और स्ट्रेन RY में से आइसोलेट हुआ था। तो नॉमेनक्लेचर इज योर डन, ठीक है। उसके बाद एक यूज़ में आएगा हमारा BAM-H1, दिख रहा है ना ये, ओके। सो BAM-H1 अगेन फर्स्ट होगा बैसिलस, जीन होगा, जीनस होगा बैसिलस। सेकेंड AM अमाइलो लिक्विफेशियंस, थोड़ा बहुत लर्निंग है, बाकी सारा कंसेप्चुअल है चैप्टर। बैसिलस और इसकी स्पीशीज क्या है, अमाइलो लिक्विफेशियंस, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेन था वो H ही रहेगा और सबसे पहले नंबर पे इस बैक्टीरिया और स्ट्रेन से आइसोलेट हुआ था, इसलिए रोमन नंबर 1 है, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, नाथन से। कौन सा इसने डिस्कवर किया था, हिंद 2, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट या डिस्कवर किस में हुए थे, बैक्टीरिया के अंदर। क्यों हुए थे, बिकॉज बैक्टीरिया यूज दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस टू फ्रैगमेंट द वायरल DNA, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, इनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस थी वो बैक्टीरिया के DNA में भी थी। तो बैक्टीरिया ने अपने DNA को कैसे प्रोटेक्ट किया, बाय मिथाइलेशन ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। तो मिथाइलेशन से उसने प्रोटेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जब ये कट करते हैं DNA को तो ये दो टाइप से एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये DNA है, मैंने इसको सेंटर से कट कर दिया तो मेरे पास कौन सा फ्रेगमेंट आया, ये और ये। इसके एंड्स क्या थे, इसके एंड्स जो हैं दोनों साथ में है, कोई भी ओवरहैंग नहीं है, तो इन एंड्स को कहते हैं ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं ब्लंट एंड कटर, ठीक है। ब्लंट एंड कटर का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आपका है वो हिंद 2, ठीक है। और जो ऐसे प्रोड्यूस करेगा, जो ओवरहैंग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ओवरहैंग्स क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इनको कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाएंगे व्हेन ब्रॉट टुगेदर। और जल्दी जुड़ने का मतलब क्या है, दे विल इमीडिएटली लाइगेट टू ईच अदर। लाइगेज एंजाइम था ना, क्या कर रहा था, वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ रहा था। तो अगर हम ये स्टिकी एंड्स को क्लोज कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो दे विल ज्वाइन ईच अदर, दैट मीन्स दे विल गेट लाइगेटेड, ठीक है। इसको हमें लाइगेट करने के लिए लाइगेज की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये अपने आप ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हिंद 2 जो है ये आपका क्या है, स्टैगर्ड एंड एंड कटर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ हिंद 2 का भी पता होना चाहिए आपको। हिंद 2 जो होता है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। GTC GAC, ठीक है। अब GTC GAC देख लो, GTC GAC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। All the restriction enzymes, they recognize
recognition sequences, and all the recognition sequences, they are palindromic in nature. Within the recognition sequence there is a restriction site जहाँ पे वो कट करते हैं, ठीक है। अब HIND2 जो है ना वो यहाँ पे कट करता है G और C के बीच में, तो हमारे पास फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे, 5 प्राइम पे होगा GTC और यहाँ पे होगा हमारा CAG, यहाँ पे क्या होगा GAC 3 प्राइम और यहाँ पे क्या होगा हमारा GTC 5 प्राइम। तो नाउ हाउ द एंड्स आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स, ठीक है। ये ब्लंट एंड कटर है HIND2, और आपका जो इको R1 है वो आपका स्टैगर्ड एंड कटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ब्लंट एंड। Blunt end is that end of the DNA which does not have any overhang. And overhangs क्या होते हैं? They are the sticky ends which are complementary in nature and can easily join each other in the absence of ligation, in the absence of DNA ligase. Blunt end क्या है? They are those ends which do not have ओवरहैंग्स, ठीक है। तो HIND2 एक ब्लंट एंड कटर है, ठीक है, और जो इको R1 है वो एक स्टैगर्ड एंड कटर है, ठीक है। वैसे अगर बात बताओ मुझे कि अगर मुझे दो सीक्वेंस को जोड़ना हो, कटिंग कर दिया है मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, लेकिन मुझे अब उसको जोड़ना है, ठीक है, तो कौन से एंड्स मैं प्रेफर करूँगी, ब्लंट एंड्स या स्टैगर्ड एंड्स। आई विल प्रेफर staggered ends क्योंकि वो they have complementary overhangs, so I do not need the use of DNA ligase. They can easily get ligated because they are having complementary overhangs, ठीक है। blunt ends इनको ज्वाइन करने के लिए DNA ligase चाहिए होता है and it is difficult to join blunt ends, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहला टूर था हमारा, मैंने आपको करा दिया। फर्स्ट टूल ऑफ, देयर आर 4 टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज restriction endonuclease, second is host, third is vector, and fourth is your PCR या fourth is your cloning, ठीक है। एक हमने कर लिया है। अब मुझे जो है ना जीन को काटना आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को देख लिया है, मेरे को जीन इजीली मेरी कट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा याद रखना जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, एक सेकेंड कहाँ गए, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं इनका सेकेंड नेम होता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये आपका MCQ में आ सकता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कह रहे हैं? सीजर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे ब्रेक, और ब्रेक क्या करते हैं? DNA को, ठीक है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। अब ओवरहैंग्स जो होते हैं वो कौन से ओवरहैंग्स जो है, क्या क्वेश्चन बनाऊँ इसके अंदर, चलो छोड़ो अभी रुक जाओ। नाउ होस्ट तो हमने चूज़ कर लिया। सेकंड टूल जो है होस्ट, मुझे पता है मैंने इकोलाई के अंदर एक जीन डाल ली है, ठीक है। अब वो जीन इसके अंदर कैसे डालूँ मैं? सपोजिटली मैं ऐसा जीन X है मेरी, जीन X जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देती। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जिसको याद नहीं था ना बेटा, स्टार्ट कर दो रिवाइजिंग 11th। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके सिंथेसिस को रोकती है एक जीन X। मुझे ये जीन X जो है किसी तरीके से इकोलाई के अंदर डालनी है जिसकी वजह से वो वॉललेस हो जाए, ठीक है। होस्ट मैंने डिसाइड कर रखा है,
मुझे ये भी पता है कि जीन एक्स को किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और बैक्टीरिया से, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एक्स से मुझे कट करना है और मुझे किसके अंदर डालना है, ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेडी कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि ये मेरी सपोजिटली ये मेरी जीन है। ठीक है, और इसके यहाँ पे सीक्वेंस होंगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो अब ये डीएनए जब कट करेगा यहाँ पे, तो उसके पास क्या आएगा, एक ये आएगा, ठीक है, एक ये आएगा, ठीक है, और इनके बीच में ये जो बची हुई जीन थी ये मैंने अलग से ले ली। मेरे पास आए एक तो ओवरहैंग्स, ठीक है, और अलग से मेरे पास एक पोर्शन आया ये वाला। ठीक है, जो मैंने, अगर मैं इन दोनों के बीच में डालूंगी तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने क्या बोला है, मेरी फॉरेन जीन। तो मैंने बैक्टीरिया के डीएनए से अपनी जीन एक्स को, जो कि मेरी फॉरेन जीन है, उसको कट कर लिया। ठीक है, अभी तो ये सब हवाई क्या कहते हैं उसको, मतलब क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग। ओके, सो अभी हम सिर्फ हवा में सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको कट कर लो जल्दी से और फिर उसको ई कोलाई के अंदर डाल देंगे। अगर हम अब दिमाग लगा के बैठे तो कितना बड़ा काम है हमारे पास, कि हमारे पास एक बैक्टीरिया एक्स है, उससे मुझे जीन निकालनी है। जीन निकालने के लिए मुझे उसका डीएनए चाहिए होगा, और डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में पड़ा है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ पड़ा हुआ है। तो मैं उसके कैसे उसको आइसोलेट करूँगी। आइसोलेट करना एक बड़ी बात, क्योंकि डीएनए में दिखता नहीं है। आइसोलेट करने के बाद मुझे उसके अंदर कट करना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, लेकिन कटिंग भी एक प्रॉब्लम है। कट कर लेंगे, उसके बाद मुझे होस्ट के अंदर डालना है और उस होस्ट के अपने डीएनए के अंदर डालना है। उसके अपने डीएनए के अंदर मैं इस जीन को कैसे डालूंगी, फिट करूंगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब मैंने फॉरेन जीन डाल लूँगी अपने होस्ट को, तब वो बनेगा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट और फिर होगा उसकी कल्चरिंग। तो अभी तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही बहुत सारे स्टेप्स हैं मेरे पास, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब बैक्टीरिया एक्स है, ठीक है। अब एक नई चीज़ देखते हैं। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल होती है उनके पास, सेल मेम्ब्रेन होती है उनके पास, मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, डीएनए होते हैं। ये जो होता है इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए, इट हैज़ वाइटल जीन्स, ऑल द जीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, वाइटल जीन्स है इसके, ठीक है। फिर इसके पास अपना ओराई भी होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। इसके पास एक एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, और इसके पास क्या है, एक ओराई भी है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और क्या ये क्रोमोसोमल डीएनए है? नहीं, इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा पड़ा है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो ये है, इसका नाम जो है, इसका नाम है प्लाज्मिड। सो बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए होता है, साथ में इसके पास एक प्लाज्मिड होता है। व्हाट इज प्लाज्मिड? पूरी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब तो समझ में आ गया कि इसके पास ओराई है। ओराई इज दैट साइट ऑन डीएनए एट विच रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहा गया इसको बिकॉज इट इज़ नॉट कैरिंग एनी इम्पॉर्टेंट जीन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। हमारे पास जो सर्वाइवल के लिए जो भी ऑर्गन्स चाहिए वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और सर्वाइवल के लिए जो जीन्स चाहिए उन्हें हम कहते हैं वाइटल जीन्स। तो वाइटल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोमल डीएनए। ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देयर आर नो वाइटल जीन्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड, अब इसका
फंक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर इसका कोई फंक्शन नहीं होता और हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो हम एवोल्यूशन में इसको कब का छोड़ चुके होते। जैसे हमारा अब अपेंडिक्स है, इसको वेस्टिजियल हो गया, ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है, इसका कोई यूज़ नहीं है। कुछ देखना 100-200 ईयर्स के बाद ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी डो नॉट रिक्वायर इट। अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो गायब हो जाएगा। जो भी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती बॉडी उसको छोड़ती जाती है। ठीक है, एवोल्यूशन में यही होता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दे गेट डिलीटेड। तभी हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, उसमें लेस देन, कई बार बता चुकी हूँ, लेस देन 2% ऑफ द डीएनए इज हैविंग जीन्स। जीन्स मतलब जिसके हमारे फंक्शनल प्रोडक्ट बनेगा, जिससे हमारा कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और जो बाकी आपका मोर देन 98% ऑफ द डीएनए जो है, हम उसे पहले कहते थे जंक डीएनए, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, ये फालतू का डीएनए है। फिर एक बार सोचा किसी ने कि अगर ये जंक डीएनए होता तो इतने बड़े 98% वाले डीएनए को हर डिकेड में पास ऑन किया जा रहा है। हमारे जो ऑस्ट्रालोपिथेकस था, ऑस्ट्रालोपिथेकस से स्टार्ट हुआ था हमारी जर्नी इवोल्यूशन में, लास्ट में आया हमारा रामापिथेकस। रामापिथेकस से क्या बना? ह्यूमन, होमो सेपियन। तो बीच में इस 98% डीएनए को हमने छोड़ा क्यों नहीं? वाई आर वी स्टिल कैरिंग दिस 98% डीएनए? If you are still carrying this 98% DNA, that means it has some role. Now it is known that this DNA is called as regulatory DNA. ठीक है, रेगुलेटरी डीएनए। तो प्लाज्मिड को हमने इवोल्यूशन में नहीं छोड़ा है अगर पीछे, तो मतलब प्लाज्मिड का कोई ना कोई फंक्शन है। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है कि इट कैरीज सर्टेन जीन्स that provide extra property to bacteria। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल रही है। वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो भी वो बैक्टीरिया ज़िंदा रहता, लेकिन इसकी वजह से ये बैक्टीरिया थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो जीन्स होती हैं प्लाज्मिड के ऊपर, एक तो डेफिनेटली आपका एक रीजन होगा ओराई, क्योंकि ये भी रेप्लिकेट करता है। उसके बाद सपोजिटली इसके पास जो है दो जीन्स है इम्पॉर्टेंट, एक है आपका टेट्रासाइक्लिन आर और एक है आपका AMPR। ठीक है, ये वाली जो जीन है और ये वाली जो जीन है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। दिस जीन्स नेम इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्यों? क्योंकि जब ये जीन एक्सप्रेस होगी प्रोटीन में तो ये टेट्रासाइक्लिन का जो प्रोटीन है टेट्रासाइक्लिन, अगर आपके सराउंडिंग में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है तो इसका प्रोटीन उस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर हमने पहले जीत प्राप्त कर ली थी, बट अब ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर जीत नहीं रही है हमारी, बिकॉज जो ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है ओके, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है। मल्टीपल ड्रग्स जो हम पहले दिया करते थे राइफैम्पिसिन वगैरह, अब ये उसके रेजिस्टेंट हो गया है। रेजिस्टेंट कैसे हो गया है? बिकॉज इट इज़ हैविंग द जीन जिसका प्रोडक्ट उस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देता है और वो एंटीबायोटिक इसको मार ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ऐसी प्लाज्मिड के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेजिस्टेंट जीन्स होती है जो किसी ना किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और इसका प्रोडक्ट एम्पिसिलिन को डिग्रेड करके एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपका प्लाज्मिड है उसके अंदर एक ओराई होगा, साथ में इसके पास एक जीन होती है जिसे हम कहते हैं कॉल जीन जो होती है ना, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं कॉलिसेंस इस बैक्टीरिया के आसपास
जो भी बैक्टीरिया होगा उसको किल कर देगा, तो ये बैक्टीरिया किलर सेल कहलाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉल जीन। समटाइम्स इसकी जगह पे कई बार आपकी निफ जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ठीक है, ये निफ जीन क्या है? निफ इज़ फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर उसके प्लाज्मिड पे निफ जीन हो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल्स लो, नॉस्टॉक एनाबीना, ठीक है, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, लेकिन वो प्लांट नहीं था, प्लांट का पार्ट नहीं था, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं थे, उसके पास क्रोमैटोफोर्स थे, तो उसको, और उसकी जो सेल वॉल थी सेल्यूलोज की नहीं बल्कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी, इसलिए हमने उसको बोला कि दीज आर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन इन कलर। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है। और कौन सा सेल होता है उनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए? हेटेरोसिस्ट। अब जिसको याद नहीं है ना, ये पढ़ाई शुरू कर दो 11th की। ओके, सो plasmid carries some additional genes which provide some additional property to bacteria, ठीक है। तो इस सेंस में ये प्लाज्मिड्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होते हैं, ओके। अब हम यूजुअली क्या करते हैं ना, हमने पता है क्या किया, करना शुरू किया है, अपनी जीन को ऐड कर दो किसके अंदर? प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। फिर अब ये प्लाज्मिड के अंदर अगर फॉरेन जीन आई तो ये प्लाज्मिड कैसे बनेगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड कैरिंग फॉरेन जीन। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने लिया था इकोलाई से। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा इकोलाई के अंदर डाल दो, ठीक है। जब इसको हम दोबारा इकोलाई के अंदर डालेंगे, अब ये उसका इकलौता प्लाज्मिड नहीं रहा, अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। जब इसको हम इकोलाई के अंदर डालेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलाई, ठीक है। और अब ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई को अगर मैं लार्ज स्केल पे कल्चर करूं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिन्हें हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स, उसमें कल्चर करूंगी तो मेरे पास बहुत सारा अराउंड 100 to 1000 लीटर, ये स्पेसिफाई किया है आपके एनसीईआरटी ने, 100 to 1000 लीटर आपका जो कल्चर है वो प्रोड्यूस हो सकता है बायोरिएक्टर के अंदर। तो मतलब इतने अमाउंट में मुझे ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई मिलेगा, ठीक है। अब मैंने एक इकोलाई को ट्रांसफॉर्म किया था, एक मेरी जीन थी, जीन किसकी थी? इंसुलिन की। ये जीन ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए में, फिर एमआरएनए ट्रांसलेट होता है इनटू इंसुलिन प्रोटीन, ठीक है। मैंने वो इकोलाई का पहले प्लाज्मिड निकाला, फिर उस प्लाज्मिड में ये जीन डाली, मतलब मैंने पहले तो आपके बैक्टीरिया से, इकोलाई से मैंने प्लाज्मिड को निकाला, ठीक है। फिर उसके साथ ये जो जीन है मेरी इंसुलिन जीन, ये मैंने उसके अंदर डाली, ठीक है। जब ये डाली तो इसके अंदर एसिड ही है, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मैं इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा इकोलाई में डालूंगी, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? होस्ट का। अब ये जो मेरा होस्ट है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अब ये जब मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके अंदर एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर क्या है? मेरी ट्रांसजीन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इसका क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। बिकॉज द प्लाज्मिड इज हैविंग ओराई, ये मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और मेरे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। उन 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए तो है ही, और दोनों के अंदर प्लाज्मिड होगा, और प्लाज्मिड के अंदर मेरी फॉरेन जीन होगी, ठीक है। मैंने एक इकोलाई से स्टार्ट किया और मैंने 1 से 1 बिलियन इकोलाई बना दिए। तो पहली बात क्या हुई, एक जीन मैंने ली थी
उस जीन की कितनी कॉपीज बन गई? 1 बिलियन इकोलाई है, हर इकोलाई के अंदर कितनी कॉपी है जीन की? एक, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर 1 बिलियन इकोलाई मतलब 1 बिलियन कॉपीज ऑफ इंसुलिन जीन, ठीक है। अब मेकिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग मैंने आपको बताया था, क्लोनिंग क्या होता है? प्रोड्यूसिंग मल्टीपल आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। यहाँ पे क्या है? कौन क्लोन हो रहा है? जीन। सो जीन क्लोनिंग इज व्हाट? मेकिंग मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन, ठीक है, इसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। और ये किसके अंदर हो रही है? ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इन वीवो जीन क्लोनिंग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल कॉपीज़ तो मेरी जीन की मिल गई, लेकिन मेरे को ना जीन नहीं चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए था? उसका प्रोटीन चाहिए था। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड वाज द जीन टू एक्सप्रेस इनटू अ प्रोटीन। और जीन को एक्सप्रेस करने के लिए द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड इज द ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए होता है आपको? आरएनए पॉलीमरेज, राइट। एंड आरएनए पॉलीमरेज किस पे बाइंड करता है? प्रमोटर पे, ठीक है। और पहले प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा? सिग्मा फैक्टर। देन इट विल कॉल द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द प्रमोटर। अगर प्रमोटर किसी जीन के अंदर नहीं है, उसका प्रमोटर डिफेक्टिव हो गया या उस प्रमोटर के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो वो जीन ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं शो करेगी, ठीक है। बिकॉज प्रमोटर इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द जीन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और वो ही आरएनए पॉलीमरेज पे ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए थी, जो ये मेरी जीन है, मुझे ये इसको एक्सप्रेस कराना था। तो मैंने जब भी ये जीन डाली ना, उसके साथ में मैंने प्रमोटर भी ले लिया था उसका, ठीक है। देख रहे हो, मैंने उसके साथ में प्रमोटर ले लिया था, ठीक है। अब जब ये मेरी इसके अंदर गई, प्लाज्मिड के अंदर, तो प्रमोटर भी साथ में था, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा प्रमोटर था, इसकी 1 बिलियन कॉपीज़ हो गई, तो जीन क्लोनिंग तो हुई, ठीक है। एंड ईच जीन वॉज कैरिंग इट्स ओन प्रमोटर, मतलब डिवीजन के साथ साथ जीन की कॉपीज़ तो मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन जो डॉटर सेल्स है जब वो मेटाबॉलिज्म करेंगे तो इस प्लाज्मिड के ऊपर जितनी जीन्स हैं वो भी प्रोटीन बनाएंगी, ठीक है, और इसकी जीन्स भी प्रोटीन बनाएंगी, दोनों की जीन्स एक्सप्रेस होती हैं। तो मेरे साथ के साथ मल्टीपल कॉपीज़ तो बन ही रही है जीन्स की, साथ ही साथ मेरा जो जीन है वो एक्सप्रेस भी हो रही है इनटू अ प्रोटीन, ठीक है। तो लास्ट में जो मेरी 1 बिलियन कॉपीज़ मुझे मिलेंगी आफ्टर बायोरिएक्टर, कल्चरिंग इन बायोरिएक्टर, आई विल बी कैरिंग 1 बिलियन कॉपीज़ ऑफ इंसुलिन जीन प्लस अ लॉट ऑफ इंसुलिन इन ईच इकोलाई। कॉपी जीन की तो एक ही होगी, लेकिन वो हो सकता है ये मेरी इंसुलिन जीन 10 बार एक्सप्रेस हुई हो, तो एक सेल में कॉपी तो एक ही रहेगी जीन की, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, जीन क्लोनिंग करके मैंने अपना प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लिया साथ में। अब क्या करना था, हमें डाउन स्ट्रीमिंग करनी थी। हमने उस ई कोलाई को लेना था, ठीक है, और उसमें से प्लाज्मिड को लेना है, प्रोटीन को लेना है। तो हमने पहले इसकी वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम डाला, वॉल डाइजेस्ट हो गई। फिर आरएनएस डाले, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, डीएनएस डाले, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स डाले, लाइपेजेस डाले, बस प्रोटीन्स को छोड़ के, एंड देन आई ऑब्टेन फिल्टर्ड एवरीथिंग, और मेरा जो प्रोटीन है आइसोलेट हो गया, ठीक है, सारा प्रोटीन। अब इस सारे प्रोटीन में अराउंड 1000 डिफरेंट प्रोटीन्स है, और मेरा इंसुलिन मुझे नहीं पता कौन सा है। तो मैं क्या करूँगी, SDS पेज, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, SDS पेज से मैं उस प्रोटीन को, जो मेरा इंसुलिन प्रोटीन है या प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है या फॉरेन प्रोटीन है, वो मैं ऑब्टेन कर लूँगी, आइसोलेट कर लूँगी प्रोटीन पूल से। जो मेरे पास ई कोलाई को लाइस करके जो प्रोटीन पूल आया था, आई विल आइसोलेट माई इंसुलिन फ्रॉम द प्रोटीन पूल यूजिंग SDS पेज, ठीक है। अब इस प्रोटीन का जो
आइसोलेशन, याद रखना, आइसोलेशन प्लस प्यूरिफिकेशन करना जो होता है स्टेप, इन दोनों चीज़ों को मिला के कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होगा? क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, पहले हम एनिमल्स पे करते हैं ट्रायल, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता फिर हम करते हैं ह्यूमंस पे। ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, देन वी मार्केट इट। मार्केटिंग मतलब वी ब्रिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट टू बी सोल्ड। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया था, मैंने ह्यूमन की इंसुलिन जीन जो थी, पहले मैंने ई कोलाई लिया। ठीक है, उससे मैंने प्लाज्मिड को सेपरेट किया। ठीक है, फिर मैंने ऐड की फॉरेन जीन इनटू प्लाज्मिड। अरे राम, फिर मैंने ऐड की फॉरेन जीन इनटू प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड था ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इसको दोबारा भेजा हमने ई कोलाई के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिर हमने ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई को कल्चर किया। ठीक है, बायो रिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, मेरी जीन क्लोनिंग हुई। जीन क्लोनिंग स्पेलिंग थोड़े से देख लेना। जीन क्लोनिंग हुई, उसके बाद मैंने डाउनस्ट्रीमिंग करी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो मेरा जो प्रोटीन था मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल गया और अब मैं क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद इसको मार्केट में डाल सकती हूँ। अब हमें समझना क्या है, हमें ये समझ में आ गया था कि इंसुलिन कैसे ऑब्टेन करना है। बायोरिएक्टर्स के बाद का हमें सब कुछ क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी इसको प्लाज्मिड को सेपरेट करना, मतलब हर चीज़ से जुदा करके उसको प्योर प्लाज्मिड को लेना और उसके अंदर इंसुलिन की जीन को डाल देना। ठीक है, और फिर दोबारा इसको होस्ट के अंदर डालना, उसके बाद सब कुछ काम अपने आप होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, पहले इससे प्लाज्मिड को आइसोलेट करना। ठीक है, फॉरेन जीन भी हम इसके अंदर डाल देंगे लाइगेसेस के हिसाब से, लेकिन फॉरेन जीन को भी हमें किससे लेना है? ह्यूमन से लेना है। ठीक है, प्लाज्मिड को लेना है, फॉरेन जीन को लेना है। अब फॉरेन जीन को कहाँ से लेना है? ह्यूमन से। ह्यूमन की जो पूरा डीएनए है उसमें से इस जीन को स्पेसिफिकली कट करना किसका काम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। चलो ये वाला काम हो जाएगा कि जीन हम ले लेंगे। ठीक है, प्लाज्मिड को लेना, फिर जीन को उसके अंदर डालना और फिर रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड को इसके अंदर डालना, ये स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये सीखने हैं।